हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के अंदर एक बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक का नाम है गुप्त काल। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर आप गुप्त काल के बारे में बहुत ही डिटेल से हमें पढ़ा दीजिएगा, और आज हम इसी टॉपिक को लेकर हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर कम से कम 5 से 6 वीडियो अपलोड होंगे। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिएगा, आज का जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम बात करेंगे गुप्त वंश की उत्पत्ति और इसकी जो जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर जो कल वीडियो रहेगा उसके अंदर हम सिर्फ गुप्त काल की जो शासक हैं उन शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले आज का हमारा टॉपिक क्या है, गुप्त काल। ओके, देखते हैं। इससे पहले देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत की जो राजनीतिक एकता है वो समाप्त हो गई। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ क्या होता है कि जो भारत में जो एक राजनीतिक एकता थी, यानी कि राजनीतिक एकता स्थापित थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। ठीक है। और राजनीतिक एकता समाप्त होने के साथ ही क्या होता है कि भारत पर जो क्या होता है कि पहले कुषाण वंश ने उत्तरी भारत पर शासन किया, यानी कि उत्तरी भारत पर कुषाण वंश ने शासन किया और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश ने शासन किया। और इन दोनों ही राजवंशों ने भारत पर जो राजनीतिक एकता स्थापित करने की बहुत ही प्रयास उन्होंने किया, कोशिश की, लेकिन इनका प्रयास है वो असफल रहा। एक बार फिर से समझिएगा। देखिएगा, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बाद में होता क्या है कि भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो राजनीतिक एकता धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है कि भारत पर कुषाण वंश और सातवाहन वंश का शासन स्थापित हो जाता है। और कुषाण वंश क्या करता है कि उत्तरी भारत पर और दक्षिणी भारत पर सातवाहन वंश ने इसी राजनीतिक एकता को स्थापित करने का बहुत ही भरसक प्रयास किया। लेकिन इन दोनों ही राजवंश का जो प्रयास था वो मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही असफल रहा है। असफल होने के कारण क्या होता है कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाती है। ठीक है। फिर क्या होता है कि चौथी शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि चौथी शताब्दी के प्रारंभ में क्या होता है कि पूरे भारत में एक नई राजवंश का उदय हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुप्त वंश कहते हैं। यानी कि पूरे भारत पर गुप्त वंश का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि जैसे ये है नॉर्थ है, ये है साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, नॉर्थ में तो क्या होता है, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश। ठीक है। और दक्षिण में क्या होता है, सातवाहन वंश। सातवाहन सातवाहन वंश। और ये अपना ईस्ट है, यानी कि पूरी भारत पर गुप्त वंश का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, यानी कि याद क्या करना है कि आपको याद करना है कि जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश का उदय कब होता है, तो याद ये करना आपको बताना है, चौथी शताब्दी। और कहाँ होता है, पूर्वी भारत में। ठीक है। तो पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिएगा, ये बात आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो गुप्त शासक थे, यानी कि जितने भी जो गुप्त शासक थे, ये मोस्टली क्या है, कुषाण, यानी कि जो कुषाण थे ना, इन कुषाणों के ये सामंत थे। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है कि गुप्त शासक थे, संभवतः कुषाणों के क्या थे, सामंत। देखिएगा, सामंत होता क्या है, आप याद रखिएगा, सामंत। ओके, सामंत होता क्या है, यानी कि किसी के अधीन में रहकर काम करना, वो क्या कहलाता है, सामंत कहलाता है। यानी कि कैसे, या यूं भी कह सकते हैं कि कोई शासक है, शासक के नीचे काम करने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी वंश के लोग थे, वो सामंत कहलाते। तो आप याद ये रखिएगा कि सामंत होता क्या है, किसी के अधीन में रहकर काम करना, वो सामंत कहलाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको याद हो गई हैं। यानी कि मैंने अभी आपको बताया, 4 बातें मैंने बताई
कि मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है। लेकिन उत्तरी भारत पर कुषाण वंश ने और दक्षिणी भारत पर सातवाहन वंश ने इस राजनीतिक एकता को स्थापित करने का बहुत ही भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन इनका ये प्रयास है वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर होता क्या है धीरे धीरे यानी कि चौथी शताब्दी जैसे ही आती है, उस चौथी शताब्दी में पूरी भारत पर एक नई राजवंश का उदय होता है, और वो राजवंश होता है गुप्त वंश होता है। ठीक है, और गुप्तों ने क्या किया, यानी कि गुप्त थे पहले क्या थे कि जो कुषाण थे ना, जिन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया, उन कुषाणों के ये सामंत थे। सामंत होता क्या है, यानी कि किसी के अधीन काम करना सामंत कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा हम बात करेंगे जो गुप्त है, यानी कि गुप्तों की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के हमें क्या क्या इसकी स्रोत मिलते हैं, यानी कि किन लोगों के द्वारा इनकी उत्पत्ति बताई गई है, उस उत्पत्ति को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो हेमचंद्र राय चौधरी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा मैंने ये जो याद करने के लिए मैंने ये क्रम लिखा है, यानी कि जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसको याद ऐसे रखिएगा। ठीक है, देखिएगा हेमचंद्र राय चौधरी क्या कहते हैं कि गुप्त के शासक यानी गुप्त वंश है, इन गुप्त वंश के शासकों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी गई है। तो आप याद रखिएगा, हेमचंद्र राय चौधरी गुप्तों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। ऐसे अगर हम कहें जो रमेश चंद्र मजूमदार है, रमेश चंद्र मजूमदार, और एक है यानी कि GH ओझा। ठीक है, GH ओझा ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा GH ओझा, और ओके, ये आप लिख लीजिएगा GH ओझा के द्वारा और रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा बताया गया है कि जो गुप्तों की जो उत्पत्ति है वो क्षत्रियों की से हुई है। ऐसे ही विदेशी मत की अगर हम बात करें तो विदेशी मत में एलन अल्तेकर और रोमिला थापर जी कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति वैश्य से हुई है। ऐसे ही KP जायसवाल, ठीक है, तो KP जायसवाल जी कहते हैं इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इनकी उत्पत्ति शूद्रों के से हुई है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हेमचंद्र राय चौधरी ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं गुप्त वंश की, रमेश चंद्र मजूमदार क्षत्रियों से बताते हैं, एलन अल्तेकर रोमिला थापरची वैश्य से बताते हैं, और KP जायसवाल शूद्रों से बताते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। अब इसके अलावा देखते हैं और भी बातें देखते हैं। देखिएगा, एक किताब है कीर्ति कौमुदी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कीर्ति कौमुदी, जिसके राइटर है वज्जिका। ठीक है, ये वज्जिका ये क्या कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर क्या है, कारस्कर एक निम्न जाति होती है, तो उनसे ये बताते हैं उनकी उत्पत्ति। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है कि कारस्कर एक निम्न जाति है, इनसे उसकी उत्पत्ति बताते हैं कौन, कीर्ति कौमुदी में वज्जिका, और वो किसको बताते हैं, सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये 2 होते हैं। तो जो प्रथम जो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ये बताते हैं, वज्जिका कहते हैं कि ये कारस्कर यानी कि निम्न जाति के थे। ठीक है, तो इसको याद ऐसे रखना है। ओके, देखते हैं आगे। इसके साथ ही हम कहेंगे कि जो पुना ताम्रपत्र है, यानी कि पुना ताम्रपत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्र थी, यानी कि प्रभावती गुप्ता का ये पुना ताम्रपत्र है, और इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि जो गुप्त शासक थे वे धारण गोत्र के थे। ठीक है, क्या थे, धारण गोत्र के थे, और धारण गोत्र का मतलब ये ब्राह्मण थे। क्या है, ब्राह्मण थे। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में, पुना का जो ताम्रपत्र है उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो याद क्या करना है, पुना का जो ताम्रपत्र है, इस पुना के ताम्रपत्र के अंदर जो प्रभावती गुप्ता ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी, ये बताते हैं ब्राह्मण बताते हैं किनको, गुप्त शासकों को ब्राह्मण बताते हैं, और इसको क्या कहा गया है, धारण गोत्र कहा गया है। ओके, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है
तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेशन के माध्यम से मैं आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल जरूर करूंगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त वंश है, इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और विथ आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अगली बात अगर करें तो फ्रेंड्स, जो कुषाणों के पतन से लेकर गुप्तों के उदय, यानी कि कुषाणों के पतन से लेकर जो गुप्तों का जब उदय हुआ, उदय के पूर्व काल यानी कि पूर्व काल में जो राजनीतिक दृष्टि है वो कैसी विकेंद्रीकरण तथा हम उसको यूं कह सकते हैं विभाजन का काल माना जाता है। यानी कि राजनीति है उसका विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हो डियर फ्रेंड्स क्या होता है? आपने शायद अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकात्मक और संघात्मक के बारे में आप समझते होंगे। यानी कि एकात्मक संघात्मक क्या होता है? यानी कि संघात्मक तो क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन करना, यानी कि शक्तियों का बंटवारा करना। जैसे आपने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद में जैसे पंचायत राज है ना। ऐसे ही क्या होता है कि विकेंद्रीकरण होता है ये, ठीक है। देखिए ऐसे आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं शक्तियों का विभाजन ऐसे कर दिया, ओके, ऐसे शक्तियों का विभाजन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण और शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन का काल माना जाता है। यानी कि वैसे तो संपूर्ण जो शक्ति थी वो राजा के हाथों में नहीं थी, लेकिन अपनी जो मंत्रियों के अधीन भी गुप्त शासक थे, यानी उन्होंने अपनी शक्तियों का विभाजन कर दिया, यानी कि बंटवारा कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे आगे। अब हम बात करेंगे जो गुप्त वंश है, यानी कि गुप्त वंश की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत, यानी अनेक वंशों की अगर आप बात करोगे तो उनकी जानकारी के स्रोत दो ही स्रोत माने जाते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं और एक साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत। तो गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत दो होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या बातें हैं और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या बातें पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पुरातात्विक स्रोत है। इस पुरातात्विक स्रोत की बात अपन करेंगे। देखिएगा, यानी कि आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है, यानी क्या, समुद्रगुप्त है, ठीक है। और समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा, प्रशस्ति होती क्या है? यानी कि प्रशस्ति होती है कि किसी भी शासक के बारे में, यानी कि प्रशंसा में लिखी जाती थी। यानी कि कोई भी उसके राज दरबारी होता था, वो अपने ही शासक के दरबार में रहता था और वहां पर उसी शासक की क्या प्रशंसा के अंदर कुछ प्रशस्ति लिखता था। तो ऐसे ही हम कहें तो ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। देखिएगा, हम एक एक के बारे में, जैसे हम साहित्यिक स्रोत और इसके अलावा जो भी बातें और भी पढ़ेंगे, इसके बारे में एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें सारी बातें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ओके, इसके साथ ही आगे देखें तो पहली जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। दूसरा अगर है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ठीक है, उनका एक स्तंभ है मेहरौली का स्तंभ लेख, ठीक है। तो मेहरौली का स्तंभ लेख कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो मेहरौली का स्तंभ लेख भी यानी कि गुप्त वंश की जानकारी का स्रोत है, ठीक है। वैसे हम और भी बातें करेंगे इसके बारे में। एक स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ लेख है, जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ है गुजरात के अंदर। वैसे जूनागढ़ का किला हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में है, राजस्थान के बीकानेर जिले में, जिसको जमीन का जेवर बोलते हैं। तो जूनागढ़ लेख स्कंदगुप्त का है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है गुप्त शासकों के बारे में। ऐसे ही हम कहेंगे डियर फ्रेंड्स, जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी अभिलेख से हमें भारत में प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। इसके साथ ही जो प्रभावती गुप्त है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री है, उसके द्वारा एक ताम्रपत्र लिखवाया गया था। और इस ताम्रपत्र में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो ये क्या कहती है कि ये जो गुप्त वंश के शासकों को धारण गोत्र बताते हैं, यानी कि ब्राह्मण जाति के बताए गए हैं, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख से भी हमें किसके बारे में मिलती जानकारी? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा,
इन सभी की जो भाषा है, यानी कि इन सभी की लैंग्वेज है, वो संस्कृत भाषा है। साथ ही अगर देखें कि उनकी तिथियां गुप्त संवत है, यानी इसके ऊपर तिथियां क्या है, गुप्त संवत के बारे में बताया गया है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद, इसके साथ साथ और क्या क्या बातें हमें किन किन पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। सबसे पहले हम देखें कि आपने अजंता की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि अजंता की गुफा में 29 गुफाएं हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ ही ऐसी गुफाएं जिनमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा, अजंता की गुफा है। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और उसके अंदर जो 29 गुफा, उसमें एक नंबर 16वीं गुफा और एक 17वीं गुफा के बारे में, गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे अगर बाघ की गुफा कहाँ है? ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाओं से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अगर और देखें तो सिक्के, यानी कि जो सिक्के हैं, सिक्के यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। कुछ तांबे के सिक्कों से मिलती है और कुछ चांदी के सिक्कों यानी कि रजत के सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। और इसका सबसे बहुत ही मोस्ट बात यह आती है कि जो स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार है, गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार है, वो बयाना कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। तो ये ढेर मिला है बयाना भरतपुर में। ओके, तो ये हमें जानकारी मिल गई, हमें ये जानकारी मिलती है स्वर्ण सिक्कों के माध्यम से। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने बात कर ली पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। अब हम देखिए फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोतों की हम बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों से भी हमें गुप्त वंश के बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है। इनसे भी हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हम कुछ बुक्स वगैरह हैं और उन बुक्स के अंदर कुछ बातें बताई गई है। जैसे हम कहें देवी चंद्र गुप्तम, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो गुप्तकालीन जो साहित्य है और उन साहित्य के जो राइटर हैं, उनके बारे में मैं एक अलग से ही वीडियो अपलोड करूंगा और वहां पर बारीक से बारीक यानी कि माइनर से माइनर बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ थोड़ा आइडिया, ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ कि जो जानकारी की जरूरत है उनके बारे में। ओके, सबसे पहले अगर देखें तो देवी चंद्र गुप्तम है, इसके राइटर हैं विशाख दत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देवी चंद्र गुप्तम है और देवी चंद्र गुप्तम के जो राइटर हैं विशाख दत्त है। और विशाख दत्त ने क्या बात बताई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा रामगुप्त का वध कर दिया जाता है और रामगुप्त की जो पत्नी है ध्रुव देवी, जिसको ध्रुवा देवी भी कहते हैं, ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। तो ये बात हमें कहाँ से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम की जो किताब है और लिखने वाले कौन है? विशाख दत्त के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। ओके, इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ और किताब हैं, उसमें हम देखें तो एक है मृच्छकटिकम। ठीक है, और मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और शूद्रक के द्वारा ये लिखी है। इसमें किस बात का हमें वर्णन मिलता है? देखिएगा, इसमें एक प्रेम कहानी है, यानी कि इसमें एक लव स्टोरी की बात बताई गई है। इसमें एक ब्राह्मण है और जो दरिद्र यानी कि बहुत गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, और एक वसंत सेना एक औरत है जो गणिका मतलब क्या है? ये वेश्या है। यानी कि कहने का मतलब है कि दरिद्र ब्राह्मण और एक वसंत सेना जो गणिका है, इन दोनों के की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। किसमें? मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा ये किताब लिखी गई। ओके, आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा भी आ रहा है पढ़ने में। ओके, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपना जो ये टीके स्टडी क्लासेज चैनल है, तो इस टीके स्टडी क्लासेज चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी जो फ्रेंड सर्किल है उस फ्रेंड सर्किल के अंदर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके लिंक को शेयर करने के साथ ही जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका
तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिएगा, एक किताब है कामसूत्र। ओके, देखिए ये किताब कामसूत्र है, और कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? वात्सायन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये वात्सायन जो कामसूत्र है, इस किताब में जो गुप्त शासन है, इस गुप्त शासन की जो शासन व्यवस्था है, यानी कि जो मैनेजमेंट है ना, उस मैनेजमेंट के बारे में, और गुप्त वंश के अंदर जो नगरीय जो जीवन है, यानी कि जो नगरीय जीवन था, उन दोनों की बारे में बताया गया है कि शासन व्यवस्था कैसी थी, गुप्त शासक कैसे क्या करते थे, कैसे शासन को चलाते थे, और उनका जो नगरीय कैसा था, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है किससे? कामसूत्र के द्वारा, कामसूत्र से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही देखिएगा, चीनी आते हैं दो, हेनस्वांग और एक फाइयान है। इन इन हेनस्वांग और फाइयान का जो विवरण है, उनसे भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा, हेनस्वांग के द्वारा किताब लिखी गई। एक तो फो क्यो की, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, फो क्यो की, और हेनस्वांग के द्वारा लिखी गई सी यू की। फाइयान के द्वारा कौन सी किताब? फो क्यो की। ठीक है, और हेनस्वांग के द्वारा सी यू की। ये दोनों ही भारत में आते हैं, और भारत में आने के बाद में ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ की यात्रा करते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इन दोनों किताबों में वो क्या लिखते हैं, यानी कि यात्रा वृत्तांत के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखें, जो हेनसांग के द्वारा जो किताब लिखी गई सी यू की, इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई, यानी कि जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम जिसको शक्रादित्य भी कहते हैं, और एक बुद्ध गुप्त, एक बालादित्य का भी वर्णन मिलता है। तो इस किताब के अंदर जो कुमारगुप्त प्रथम, जिसको शक्रादित्य भी कहते हैं, बुद्ध गुप्त यानी जिसको बालादित्य भी कहते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही एक और यात्री था इत सिंह, और इत सिंह ने भी क्या बताया कि भारत के बारे में आए, और भारत की जो बौद्ध धर्म है, साथ ही गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात है कि कालिदास की जो सभी रचनाएं हैं, उन रचनाओं से भी हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीय है, मेघदूत है। ठीक है, और ऋतु संहार है। इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? गुप्त काल के बारे में। देखिएगा, जो कालिदास का जो किताबें हैं, इन सभी के बारे में आगे एक अलग से ही वीडियो अपलोड करूंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मज़ा आया होगा आपको, और बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप जो टीके स्टडी क्लासेज है, ठीक है, टीके स्टडी क्लासेज है, इस टीके स्टडी क्लासेज के चैनल को आप लगातार शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो फिर हम कल मिलते हैं। इसी गुप्त काल का अगला वीडियो अपलोड करूंगा। मोस्टली हम देखेंगे उसमें जो गुप्त काल के जितने भी शासक हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे को अभी इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।